So we have with us Ansh Babbar, who has secured All India rank 28 in CA Intermediate in May 2025. आपने CA Foundation में कितने आपके 345 मार्क्स आए थे if I'm not wrong. Yes sir. In this journey, because आपने 11th standard से CA की पढ़ाई चालू कर दी थी, what was the biggest motivation in your life? बिगेस्ट मोटिवेशन यही है कि अपने हालात क्या हैं, हमें क्या करना है लाइफ में अचीव, हमारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वही हमारी बिगेस्ट मोटिवेशन है मेरे लिए। अपनी मेहनत है। और कहते हैं ना आंटी, सही बात है कि इंसान की परिस्थितियाँ और ज़रूरत जो होता है वो उसे ज़्यादा सिंसियर बना देता है, ज़्यादा ईमानदार बना देता है। मैं सोचता हूँ कि अपना CA फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करके आई विल टेक द ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई फैमिली। 345 मार्क्स अगर किसी के आते हैं ना या CA फाउंडेशन में, तो सबसे पहले क्या होता है ना, एक थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आता है। मैंने एक दिन वैसे ही आपका DT का डेमो लेक्चर पहले उठा के देख लिया। ओके, दुनिया ना गोल होती है, और किसे पता था कि अभी कुछ ही महीनों पहले मैं जिस CA फाउंडेशन के टॉपर के साथ बैठा हूंगा, आज मैं उसी के साथ दोबारा बैठूंगा as a CA Intermediate All India ranker. So we have with us Ansh Babbar, who has secured All India rank 28 in CA Intermediate in May 2025. Welcome Ansh. थैंक यू सर। तो अंश, सेम जगह पर कुछ महीने पहले हम लोग बैठे हुए थे, एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने क्लासेस वगैरह की, और तब आप जब आए थे तो आप अपनी मदर के साथ आए थे, एंड आपने CA फाउंडेशन में कितने आपके 345 मार्क्स आए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। 345 मार्क्स अगर किसी के आते हैं ना या CA फाउंडेशन में, तो सबसे पहले क्या होता है ना, एक थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, क्या हुआ था, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैंने तो सिर्फ प्रयागराज में मेरी ऑल इंडिया रैंक 4 थी, और मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि यार मैंने ना CA इंटरमीडिएट में कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आया आपके अंदर थोड़ा सा भी? नहीं सर, कभी ओवर कॉन्फिडेंस आया नहीं, क्योंकि एम हाई था पहले से ही। वेरी नाइस। तो उसके कारण ओवर कॉन्फिडेंस को अपने ओवरटेक नहीं करने दिया अपने ड्रीम्स को। और ये पता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होता है कि व्हेन यू एम हाई, व्हेन यू लाइक, ऐसा कई बार एक सेइंग है कि द एम्बिशन इज सो हाई दैट यू समटाइम्स फॉरगेट यू लिविंग द ड्रीम लाइफ। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से वैसे ही अंश आपका भी केस था कि योर एम्बिशन वाज सो हाई दैट यू फॉरगॉट कि आपने CA फाउंडेशन टॉप वगैरह किया है, तो एम्बिशन इज अब CA इंटरमीडिएट में AIR लाना। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव। तो यार, टेल अस अबाउट योर जर्नी। कैसे आपने पहले जब आप CA फाउंडेशन में थे तब भी आपने एकाग्रता से पढ़ाई की थी, उसके बाद फिर CA इंटरमीडिएट में जब आप गए तो आपने कुछ सब्जेक्ट सेल्फ किए, कुछ सब्जेक्ट एकाग्रता से पढ़ाई की। हाउ वाज द ओवरऑल जर्नी जब आपने CA फाउंडेशन क्लियर किया, जब CA फाउंडेशन का एग्जाम दे दिया? सी सिंस यू स्कोर्ड 345, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एग्जाम देने के बाद ही पता चल गया होगा कि यार पास तो मैं हर हालत में हूँ, अब मार्क्स कितने आएंगे वो देखा जाएगा, है ना? तो जब CA फाउंडेशन के एग्जाम्स खत्म हुए तो उसके इमीडिएट बाद से पढ़ाई करनी शुरू की थी, और डिड यू टेक अ ब्रेक, या सोचा कि नहीं चलो रिजल्ट आने देते हैं उसके बाद से करेंगे, अभी चिल करते हैं, या क्या सीन क्या था? जो हमारे CA फाउंडेशन के एग्जाम थे वो 26 जून 2024 को एग्जाम्स एंड हुए थे, और मैंने ये डेट भी याद है यार भाई साहब। लोगों को मैराथन्स लेने होते हैं। लास्ट एग्जाम इकोनॉमिक्स का था, आपको डेट याद थी? आपने लिया होगा ना मैराथन, तो इकोनॉमिक्स सर लिया था, ये याद है। अच्छा, फिर मैंने 4 दिन का अपने आप को ब्रेक दिया। 4 दिन का ब्रेक। और मैंने 1 जुलाई से अपनी CA इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दी थी। ऐसे नहीं कि थोड़े बहुत कर ली, नहीं, अच्छे से जो मेरा मतलब अपना प्रॉपर प्लान मैंने बना के और मैंने स्टार्ट कर दी थी। और उसमें भी मैंने एक नई चीज ट्राई करने की कोशिश की। मैंने एक साथ 4 सब्जेक्ट उठा लिए। अच्छा, कौन से 4 सब्जेक्ट उठाए आपने? एडवांस अकाउंटिंग, लॉ, कोस्टिंग एंड FMSM। 2 सब्जेक्ट्स ग्रुप 1 के, 2 सब्जेक्ट्स ग्रुप 2 के। ये भी एक अलग चीज थी कि मैंने 2 उसमें से उठाए और 2 उसमें से, बिकॉज उस टाइम तक टैक्सेशन का जो नया असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल होना तो उसकी क्लासेस अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने 2 उसमें से उठा ली, 2 उसमें से उठा ली। बट तुम्हें कैसे पता चला कि टैक्सेशन की क्लास, मतलब सिंस यू वर ओनली अ CA फाउंडेशन एग्जाम आपने दिया था, तो जैसे ना अभी मैं रिसेंटली एक CA फाउंडेशन की स्टूडेंट से मिला था, और उसको मैं बता रहा था उसका एग्जाम अब May 26 में होगा, तो आई वाज टेलिंग हर नॉट टू टेक द टैक्सेशन क्लासेस राइट नाउ, क्योंकि वो पुराने सिलेबस की होंगी, पुराने असेसमेंट ईयर की होंगी, पुराने फाइनेंस एक्ट की होंगी, एंड टेक द क्लासेस व्हिच आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू ओनली, कोई रिकॉर्डेड क्लासेस मत लेना। दैट्स व्हाट आई टोल्ड हर। तो शी सेड कि हाँ ठीक है, फॉर दिस मैं आपसे बात करूंगी बाद में, क्योंकि मेजर बच्चों को नहीं पता होता, किसी को नहीं पता, कहां से पता? नोबडी नोस सर, किसी को भी नहीं पता होता। तो हाउ डिड यू हैपन टू नो ऑल ऑफ दिस?
ये थोड़ा फनी एग्जाम केस है कि मुझे पता चला था कि जब हमारे फाउंडेशन के एग्जाम से थोड़े दिन पहले कि मैं बोर हो गया था फाउंडेशन का पढ़ पढ़ के कि इतनी प्रिपरेशन होगी कि अब नहीं पढ़ा जा रहा फाउंडेशन का 345 मार्क्स। तो मैंने एक दिन वैसे ही आपका डीटी का डेमो लेक्चर पहले उठा के देख लिया। ओके ओके नाइस। तो उस दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था फाउंडेशन, तो मैंने कहा ऐसे टाइम वेस्ट करने से अच्छा कुछ ढंग का ही करो। तो फिर मैंने वो देखा तो उसमें से मुझे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का पता लग गया। अच्छा तो मैंने उसमें से देख लिया कि कैसे एप्लीकेबल होगा क्या मेरे लिए। हाँ वो पहली क्लास में तो मैं बता ही देता हूँ। पहली क्लास में वही होता है। हाँ तो मुझे तब ये पता लग गया, अगर मुझे ना पता होता तो शायद मैं आपकी रिकॉर्डेड पहले ही ले लेता। राइट हाँ तो मुझे फायदा ही हो गया, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, वो तो है वो तो है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है यार। तो ठीक है, तो एडवांस्ड अकाउंट्स, लॉ ग्रुप 1 का, और कॉस्टिंग और FMS एफएमएस FMSM में भी पार्टिकुलरली FM मैंने स्टार्ट किया था। ओके। हाँ जी। फिर उसके बाद ये तुमने 1 जुलाई से स्टार्ट फर्स्ट किया। लेवल कर दिया। मई 25 के लिए हम लोगों का अगस्त में आया था बैच, राइट। ओके, तो 1 जुलाई से शायद 15-16 अगस्त को आया था। हाँ ओके भाई को डेट याद हाँ भाई को ठीक है। हमारा वो टैक्स वाली क्लास हमारी कब से स्टार्ट हुई थी? 12 अगस्त। 12 भाई। नाइस। मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं सच सच बताओ। नहीं। पक्का? पक्का। नहीं होगी तो उसको कभी ये कंप्लेंट नहीं ये मैं डेट याद तो साला कौन से दिन में पहली डेट पे गए थे हाँ, वो भी याद है। वो सब याद रहेगा। कौन सी ड्रेस पहनी थी? ये नहीं सर, ठीक है। तो 1 जुलाई से you started with your CA Intermediate Group 1 preparations, and these preparations went on till 12th of August, till the taxation batch started. ठीक है, तो फिर ये पढ़ाई आपने कैसे की? तो ये और भी एक शॉकिंग बात हो जाएगी हाँ, कि मैंने FM का जो अपना एक बार सारा सिलेबस, एक बार मैंने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस किए थे, कोई एक्स्ट्रा PYQs के क्वेश्चंस नहीं किए थे, सिर्फ मॉड्यूल के। वो मेरे 27 और 28 जुलाई तक वो कंप्लीट हो गए थे सारे चैप्टर्स। FM में हर एक क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस करके सोल्व किया था, और वो मेरे 27-28 तक जुलाई तक ही खत्म हो गए थे एक Okay. बार। तो मतलब मेरा FM तक कंप्लीट हो गया था, और 29 को हमारा रिजल्ट आया था ठीक है। फाउंडेशन अब का। एक सेकंड नहीं एक सेकंड, बस एक छोटा सा अब यहाँ पर मुझे ये जानना है। 1 जुलाई you started with 4 subjects, right? How did you manage the time? How did you manage your entire day? आपका exact स्ट्रक्चर क्या था पढ़ने का? बिकॉज दैट विल बेनिफिट द स्टूडेंट्स अ लॉट, राइट? कि यार 1 जुलाई से स्टार्ट किया, पहली बात तो वो मोटिवेशन कहाँ से आया कि रिजल्ट से पहले स्टार्ट कर देते हैं? खुद से किया, कुछ क्लासेस देखी, रिकॉर्डेड क्लासेस देखी, और 28 जुलाई तक स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस की एक बार कंप्लीट प्रैक्टिस भी कर ली। तो हाउ डिड यू मैनेज योर डे, ये बताओ। एक तो सर पहले जो भी सुना था यही सुना था कि CA इंटरमीडिएट में टाइम कम होता है, तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे अपने टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। तो मेरा जो पहले का CA इंटरमीडिएट का स्टार्टिंग फेज में जो भी मैंने अपना स्टडी प्लान बनाया था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट बनाया था कि मुझे टाइम का एक बार पता लग जाए कि कैसा मुझे मैनेज करना है। तो एक बार शुरू में मुझे आई गेस मैं 14 आवर्स के लिए अपने टेबल पे बैठा होता था, उसमें से मतलब मैं मान लूँ कि 12 आवर्स इफेक्टिवली स्टडी होती थी। उसे और ब्रेक कर दो, कितने बजे बैठ रहे थे, थोड़ा सुबह थ्योरी कर रहे थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे, थोड़ा और ब्रेक कर दो। बिकॉज सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि सुबह पढ़ना है, रात को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। थोड़ा और ब्रेक कर सकते हो तो बहुत ईजी होगा बच्चों। क्या एक दिन में 4 किए थे, एक दिन में 2, अगले दिन पे दूसरे 2? नहीं, एक दिन में 4 सब्जेक्ट किए थे, और जो मेरा स्टडी रूटीन था वो मैं नाइट आउल हूँ, तो मैं सुबह 4 बजे तक पढ़ता होता था। तो मतलब वही कि जैसा हाँ। आपने बताया ना, एग्जैक्टली कितने बजे दिन में हाँ। पढ़ने बैठते थे? 4 बजे सोता था, तो फिर मैं 11 बजे उठता था। ठीक है। तो मतलब 11 से 12 थोड़ा हो गया, अपना फ्रेश वगैरह हो गए। उसके बाद 12 से 2 मेरा एक स्लॉट होता था। अच्छा। उसमें मैं अकाउंट्स ही करता था। ओके। वो फिक्स ही था, वो काफ़ी टाइम तक फिक्स ही रहा था मेरा स्लॉट। ठीक है। उसके बाद 2 से 3 लंच और बात वगैरह। उसके बाद 3 से फिर मेरा मतलब 3 से 8 बजे तक वैसे ही एक होता था, उसमें थोड़ा बहुत कोई ब्रेक हो जाता, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं था। उसमें मैं पहले कोचिंग करता होता था, और FM में थोड़ा बहुत कर लेता होता था। ठीक है। और उसके बाद मैं 8 से 9 डिनर का टाइम हो गया, उसमें टाइम बच ही जाता था वैसे तो उसके बाद मैं लो का करता होता था 2-3 घंटे, तब लो को जाते थे। तो मतलब जो मेरा एंड पे बचता, क्योंकि कोचिंग और FM में थोड़ा टाइम कम रह जाता था तब, तो बाद में जिस सब्जेक्ट को मुझे टाइम चाहिए होता था उसको देता था। कई बार अकाउंट्स को जैसे 2 घंटे कम थे, तो उसको भी रात को टाइम देता था थोड़ा 12 एक्स्ट्रा। से 4 वाले जो स्लॉट था उसमें उस सब्जेक्ट को टाइम देते थे जो थोड़ा सा दिन में नहीं हुआ पूरा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें थोड़ा सा और अगर अपन समझे, तो जैसे आपने पूरे दिन में जो पढ़ा, क्या उसको रात को रिवाइज कर रहे थे, या पुराना रिवीजन कैसे कर रहे थे?
मैंने एज सच ये तो नहीं मैंने कहता कि मैंने मतलब रोज का रोज भाई जो एक दिन में किया उसको रिवाइज किया, नहीं, पर मैंने जो अपना एक जो क्लास की उसको मैंने साथ के साथ एक मतलब 24 आवर्स के अंदर मैंने उसको रिवाइज कर लिया एक बार, ये चीज़ थी। तो उसके बाद मैं थोड़ा मतलब अपना कोई भी वीकली रिवीजन देखता था कि मैं कैसे प्लान कर सकता हूँ। जैसे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे, वो पहले लगता था कि भूल जाएंगे, तो मैं उसको एक वीक के जितने हो गए ना उसको संडे को रिवाइज कर लेता था वो सारे, मतलब उसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ता था, कोई क्वेश्चन नहीं करता था, बस उसको एक बार गो थ्रू कर लेता था। सर बाकी ईमानदारी से सोचने वाली बात है, अपन सारे बच्चों को बोलते हैं कि आप रिवाइज करो, आप कॉन्सेप्ट करो, ठीक है, बट ईमानदारी से अगर संडे संडे जो पुराना कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर लिया, या आप समय से इतना आगे चले, आपने रिजल्ट आने से पहले प्रैक्टिस कर ली, वो बच्चे बोलते हैं ना AIR लाने का वो मैजिक क्या है। सो जो चीजें हैं उनको मुझे लगता है ना सर, स्ट्रेटेजी वगैरह सबको पता है, लेकिन इट इज ऑल अबाउट कितना ईमानदारी से आप इम्प्लीमेंट करते हो। ट्रू है ना। तो उसमें मतलब टेस्ट वगैरह दी थी आपने, टेस्ट वगैरह को आप टेस्ट सीरीज या फिर कॉपी वगैरह? टेस्ट मैंने किए थे, हाँ टेस्ट। कैसे मतलब चैप्टर वाइज, पोर्शन वाइज, या फुल टेस्ट कुछ क्वांटिटी वाइज? चैप्टर वाइज तो नहीं, यूनिट वाइज, मतलब 2-3 चैप्टर्स के इकट्ठे होके। तो अंश यार मुझे एक पॉइंट बताओ कि आपने ऐसे बताया कि फाउंडेशन के एग्जाम के 4 दिन के बाद आपने शिद्दत से इंटरमीडिएट की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, राइट? आपका रिजल्ट भी नहीं आया था फाउंडेशन का, उसके पहले ही आपने स्टार्ट कर दी थी, एंड एग्जाम थी मई 2025 में। तो कई बच्चे हमें DM करते हैं जब लाइव क्लास चल रही होती है, उसमें बहुत सारे बच्चों का पॉइंट होता है कि बर्नआउट का, कि वो जो लेवल की पढ़ाई स्टार्ट में आपने की थी जोश जोश में, उसको आपने कैसे सस्टेन किया? व्हाट वाज दैट? आप जैसे डिसिप्लिन तरह से पढ़ रहे थे, तो आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को ये जानना है कि हाउ डिड यू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी टिल मई 2025? सर जैसे मैंने कहा पहले कि मैंने सुना था कि इंटरमीडिएट के लिए टाइम कम पड़ जाता है, तो पहले तो वो था कि मुझे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो पहले तो वो था। उसके बाद जब मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि हाँ मेरे से हो रहा है, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आने लग गया था कि हो तो जाएगा। इवन कि मैं कहूँगा मुझे जैन तक ये तो हो ही गया था, हो तो पक्का ही जाएगा, इसमें तो कोई है नहीं। तो उसके बाद मुझे, हाँ मैं ये कहूँगा कि मुझे ये तो हो गया था कि मतलब हो गया था कि इतनी प्रिपरेशन होगी, हो रहा है, बट ये था कि फिर अगर ये हो गया कि क्लियर हो जाएगा तो अब ऑल इंडिया रैंक के लिए प्रिपेयर करना है, तो अब उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं। ओके, सो द एम जो था आपका ऑल इंडिया रैंक था, इसकी वजह से आपको उतना बर्नआउट फील नहीं हुआ, करेक्ट? वैसे एंड यू कुड कीप ऑन मूविंग एट दैट गोल, वही रीजन था। तो yes, यही पर्सपेक्टिव हम लोग बताना चाहते हैं सब बच्चों को कि एम ही आप अगर इतना हाई रखने वाले हो तो डेफिनेटली वो जो बर्नआउट वाला सिचुएशन है वो कम हो जाएगा। yes, करेक्ट, राइट। तो अंश फिर आपने जुलाई एंड तक FM के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। उसके बाद फिर 12 अगस्त से अपना टैक्स का बैच स्टार्ट हुआ, तो आपने 28 जुलाई से 12 अगस्त तक फिर क्या किया, कैसे किया? फिर मैंने कोस्टिंग को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया कि मेरा कोस्टिंग टैक्स की क्लास शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि टैक्स में DT और GST 2 पोर्शन होते हैं, तो उसको टाइम काफ़ी चाहिए होता है। तो मैंने कोस्टिंग को ख़त्म करने की काफ़ी टाइम देना उसको ज़्यादा शुरू कर दिया। एंड मेरा कोस्टिंग नियर अबाउट 15 to 20 अगस्त के मिडल में हो गया था कहीं पे कंप्लीट। अच्छा, वो भी कंप्लीट हो गया, सेम उसका FM की तरह। तो आपका कॉस्टिंग कंप्लीट हो चुका है, आपका FM कंप्लीट हो चुका है, आपका एडवांस अकाउंट्स और ऑडिटिंग बचा हुआ है अभी, सॉरी एडवांस अकाउंट्स और लॉ चल रहा है। ठीक है, तो वो आपने पैरेलली चलाया टैक्स की क्लासेस के साथ। तो टैक्स की क्लासेस हमारी खत्म कब हुई थी, वो भी डेट आप ही बता दो। नवंबर एंड 27-28 नवंबर को क्लासेस एंड हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर तो 27-28 नवंबर तक जब हमारा टैक्स का इतना सारा बैच चल रहा था, तो व्हाट डिड यू डू अबाउट द रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स? कौन से 2 सब्जेक्ट्स बचे? ऑडिट बचा, बस एक ऑडिट ही तो बचा, टैक्स तो साथ में हो गया था। फिर जो मेरा एडवांस अकाउंट वो तो चल रहा था, उसकी मेरी मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया था सितंबर मिड तक। अच्छा, तो उसका वहाँ तक, उसके बाद भी मैंने उसका टाइम स्लॉट चेंज नहीं किया, उसको वहीं पे रखा, उसकी फर्स्ट रिवीजन। तभी डायरेक्ट टैक्स की क्लास में नहीं आते थे आप लाइव? नहीं, GST वाली क्लास में ही लाइव आते वो थे मैं ना? इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं आपकी क्लास 10 बजे होती थी और मैं उठता 11 बजे था। ये रीजन था। राइट। तो फिर उसके सितंबर में तक मेरा एडवांस अकाउंट चला, उसके बाद उसकी फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट कर दी, और जो लो का था वो मेरा सितंबर एंड तक था। तो जैसे मेरा एडवांस अकाउंट खत्म हुआ तो उसके जगह पे मैंने ऑडिट नया सब्जेक्ट उठा लिया। अच्छा, आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी यार, कि फाउंडेशन का एग्जाम ऐसे दिया कि यार पता है कि क्लियर हो ही रहा है, और पता है, पहले से पता है कि भाई इंटरमीडिएट में कम टाइम मिलने वाला है, तो 4 दिन के ब्रेक के बाद से अपना शुरू कर दिया। एंड
the way you manage your time, that's also a very good strategy. कि अच्छा ऑडिट फिर उठाया ही एकदम एंड में, मतलब बहुत strategically you chose the subjects, which subjects to pick, when to pick them, and when to complete them, and then move on with the next subject. That's great यार. तो सितंबर एंड में आपने ऑडिट उठाया, मिड सितंबर में आपने ऑडिट उठाया, नवंबर तक हमारा टैक्स का बैच खत्म हुआ. जैसे आप बता रहे हो आप रेगुलरली रिवाइज करते रहते थे, तो मतलब क्लासेस के साथ साथ आपने रिवाइज भी किया. Yes, फिर sir. ऑडिट का सिलेबस आपका कब तक खत्म हुआ? 30th of October, 31st, मतलब अक्टूबर एंड तक हो गया था. अक्टूबर एंड तक वो भी खत्म हो गया. वो भी हो तो गया एक तरह था. से बोला जाए कि सिर्फ टैक्स की क्लासेस क्योंकि नवंबर एंड में खत्म हुई थी, तो इसलिए सिर्फ टैक्स का बचा हुआ था. बाकी Yes. सारा सिलेबस आप नवंबर से पहले कंप्लीट कर चुके थे. अक्टूबर. से allow कर दे तो भाई जनवरी में एग्जाम दे देते. हाँ एग्जैक्टली. मैं भी यही सोचता. मैं समझ गया था. मतलब बात ये हो रही थी कि 1 जुलाई से लेकर 30th नवंबर तक अगर देखा जाए, जुलाई अगस्त सितंबर 5 अक्टूबर months. नवंबर, 5 मंथ्स में यू क्लियर्ड ऑल द 6 फिर भी भाई बोल रहा मुझे लगता था इंटर में समय ज्यादा लगेगा. अरे भाई कहाँ से ज्यादा लगेगा यार. नहीं तो इट्स गुड ना, पहले से ही अगर बताया लोगों ने तो. सी व्हाट हैपेंस इज एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट दिस ना, टाइम कब मिलेगा, टाइम कब मिलेगा, लोग डर जाते हैं उससे. एंड दे कीप ऑन क्वेश्चनिंग कि हम कैसे करेंगे, वो कैसे डर के, हाँ वो डर के से वो चीजों को बड़ा करके हाँ. एक्शन नहीं लेते. भाई ने Right. उस चीज के उसका रिवर्स किया. एग्जैक्टली. कीप ऑन द एक्शन. वेरी गुड यार. वेरी गुड. नवंबर एंड तक पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया. फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने बचे. 5 महीने में आपने सिलेबस कंप्लीट किया. बचे हुए 5 महीने आपने कैसे रिवाइज किया उसको? हाउ डिड यू कीप ऑन विद द रिविजन्स? हाउ डिड यू मेक श्योर दैट यू एलोकेट इक्वल टाइम? कि आप हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे रहे थे या कुछ सब्जेक्ट्स को ज्यादा, कुछ को कम टाइम दे रहे थे, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ प्रिपरेशन. और टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट पेपर्स, इंस्टीट्यूट ने तो May 25 के लिए 8 मॉडल टेस्ट पेपर्स भी निकाले थे, 2 मॉक टेस्ट पेपर्स भी निकाले थे. सो डिड यू टेक ऑल दोज मॉक टेस्ट पेपर्स, ऑल दोज मॉडल टेस्ट पेपर्स? Yes, sir. उसके बारे में बताओ. तो जैसे मेरी क्लासेस खत्म हुई उसके साथ मेरी फर्स्ट रिवीजन कुछ कुछ तो हो गई थी, जैसे लॉ की भी हो गई थी, कोस्टिंग एफएम की भी ऑलमोस्ट हो गई थी, टैक्स का थोड़ा बहुत साथ साथ जो रिवीजन किया था वही था. तो मतलब ऑडिट की बिल्कुल भी नहीं थी. तो मतलब ऐसे मैंने फिर दोबारा से जिसकी फर्स्ट रिवीजन हो गई थी उसको तो कंप्लीट रखा, उसकी सेकंड स्टार्ट कर दी साथ के साथ. जैसे टैक्स की अभी फर्स्ट ही स्टार्ट कर दी तो मैंने फर्स्ट की. जैसे मैंने पहले सर के साथ ये बात की थी कि मैंने 5 रिविजन्स सोचे थी, मैंने 5 रिविजन्स तो एटलीस्ट करनी ही करनी है, क्योंकि मुझे फाउंडेशन में इतना पता लग गया था रिविजन से ही होगा. तो इतना मैंने टारगेट रखा कि 5 रिविजन मैं कर लूँगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा. बट फिर मैंने जैसे किया तो मुझे जैसे सर ने कहा कि सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज कैसे किया, तो मैं ये देख लेता था कि मेरे 1 महीने में सारे सब्जेक्ट्स, जैसे पहले ही चलो फर्स्ट सेकंड रिवीजन तो थोड़े ऊपर नीचे चली, बट जिसकी मेरी बिल्कुल भी नहीं हुई थी जैसे टैक्स की, उसको मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम अलॉट कर दिया शुरुआत के दिनों में, तो उसको भी बैलेंस करने की मतलब कोशिश की. तो मेरी 2 सेकंड डिवीजन तक मेरे सारा बैलेंस आउट हो गया था कि सारे इक्वल हो गए थे सब्जेक्ट्स. Okay. तो फिर उसके बाद तो मैंने थोड़े बहुत मॉक टेस्ट पेपर्स भी देने शुरू कर दिए थे साथ साथ, तो वो भी स्टार्ट कर दी जैसे जैसे मेरी 3rd डिवीजन के साइमल्टेनियसली. तो मुझे 3rd डिवीजन उसके साथ कंप्लीट हो गई, साथ के टेस्ट भी हो गए. उसके बाद मैंने 4th और 5th भी कर लिया ऐसे. तो मुझे 4th और 5th में मैंने थोड़ा फिर इसको एडवांस लेवल पे ये किया कि मैंने ये देखना शुरू कर दिया कि अब थोड़ा और टाइम रिड्यूस करना है इसको. तो ये चीज़ होने करनी. पहले 3 रिवीजन तो मेरी ऐसी थी कि मैं बस रिवाइज कर लाऊं. मुझे कई बार तो ये भी लगता था कि जैसे ऑडिट जैसा सब्जेक्ट मुझे लगता था कि मुझे अंदर कुछ नहीं जा रहा, बस बार बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं. तो ये भी होता था. इवन कि मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा कि टैक्स की 3 रिवीजन्स करने के बाद भी मुझे एक सेटबैक मिला था टैक्स में, क्योंकि मैंने साथ साथ में ना एमसीक्यूज की प्रिपरेशन चेक करने के लिए आईसीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व किए सभी सब्जेक्ट्स के एक बार, कि मुझे पता लग जाए एमसीक्यूज आते कैसे हैं. क्योंकि उसकी ये वो इस बेस्ट सोर्स है हमें पता लगाने के लिए कि एमसीक्यूज में हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. तो उसका मैंने किया, तो मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में 24 और अबव आ रहे थे, बट टैक्स में मेरे सिर्फ 14 आए थे. एक मैं एक का किया होगा आई थिंक. तो वो मेरे लिए एक सेटबैक था कि मुझे टैक्स में पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं समझ आई. तो अभी मैंने 3 रिविजन्स कर ली थी, ये उसके बाद मेरे सामने ये चीज़ आई है. तो उसका मैंने देखा कि कहाँ पे मेरी कमी है. फिर मैंने उसका पूरा क्वेश्चन पेपर देखा. क्या रियलाइज क्या हुआ, क्या कमी निकली? रियलाइज ये हुआ कि उसके ना टैक्स के, मैं ये मानता हूँ कि इन डेप्थ सबसे ज़्यादा टैक्स में ही पूछा जाता है. जीएसटी में आरसीएम पे एक वर्ड पे आपका क्वेश्चन चेंज होता है, एक वर्ड चेंज होता है भाई. हाँ. तो उसका मैंने पहले इतना उसको किया नहीं था कंसीडर. तो उसके बाद जब मुझे पता लगा तो मैंने हर चीज़ को धीरे से मतलब दोबारा से ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया कि हर वर्ड को मैं अच्छे से देखूं क्या चीज़ कहाँ पे है.
तो ऐसे मैंने जीएसटी में देखा और इनकम टैक्स में भी कई चीज़ों पे मुझे लग रहा था मेरी जैसे प्रैक्टिस कम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, तो मैंने उनको कंसीडर भी करना शुरू कर दिया कि मैंने टैक्स का तो मैंने साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने शुरू कर दिए, आरटीपीज शुरू कर दी, तो मुझे उससे थोड़ा बहुत पता लगा कि आईसीएआई कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है रिसेंट एग्जाम्स में, तो उससे मेरी प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प हुई। तो मैंने मतलब टैक्स को तो उसके बाद से ये हो गया कि मुझे ये था कि टैक्स में कम मार्क्स ना रह जाएं, तो मुझे टैक्स का थोड़ा हो गया था कि मैंने उसके बाद फिर टैक्स को बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया। तो टैक्स में कितना है फिर फाइनली? 85। 85? यस सर। 85 इन टैक्सेशन। मतलब मैं सीरियसली जो अंश आपने बोला ना, इट्स 100% ट्रू। टैक्स के पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका लेवल इंस्टीट्यूट बढ़ाता जा रहा है। और जो May 25 का पेपर आया था उसमें तो एमसीक्यूज अलग लेवल के थे। मेरी अंश से पहले भी बात हो रही थी, मैंने बताया था कि मुझे खुद सॉल्व करने में, टाइप वाइप करके मुझे पूरा सॉल्व करने में मुझे खुद 3 घंटे लग गए थे। इस लेवल के एमसीक्यू से एक एक पॉइंट के अंदर उसने इतनी इंट्रिकेसीज थी उसमें, एंड इवन देन यू स्कोर्ड 85। तो एक इससे आई थिंक हम लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि यार जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जीएसटी और इनकम टैक्स को लेकर कि सर मैं तो रिवाइज किया फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक ये तभी आते हैं लोगों के जब वो पहला सेटबैक आता है ना, जो जैसे आपने बोला कि सेटबैक आया 3 रिवीजन के बाद। हाँ, 3 तीन रिवीजन के के बाद, बाद। 3 रिवीजन के बाद, बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग डीमोटिवेटेड करेक्ट, वर्क ऑन इट। you worked on it, you tried to figure out what the problems were, क्योंकि I don't remember you texting me at all। तो फिर it's good यार कि you realize कि भाई एक एक वर्ड important है यहाँ पर और उस पर आपको questions करने हैं। That's great, 85 marks in taxation in May 25, hats off to you यार। बट जस्ट टू नो, जैसे अभी अपन ने मई तक की जर्नी करी, 1.5 days में हाउ डिड यू मैनेज? हाँ, मैं अगला सवाल वही था कि एग्जाम से 1.5 दिन पहले इतना वास्ट, हाँ, इतना वास्ट सिलेबस। भले देखो मैं मानता हूँ 3-4 बार रिवीजन हो गया होगा, वर दैट नोट्स आपने कुछ प्रिपेयर करे हो खुद के लिए, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे, या वो 1.5 डेज में मैनेज कैसे होता है? क्योंकि बस ये ना, ट्रस्ट मी, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ से करो, खत्म कहाँ करो। राइट। फेल होने के पीछे ये भी रीजन होता है। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि हमेशा यही कहता हूँ कि जो 1.5 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होती है वो आपकी Day 1 से स्टार्ट हो जाती है। राइट। तो उसके लिए आपको हर रिवीजन के साथ आपके अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस आपको रिड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है फर्स्ट रिवीजन आपकी बहुत डिटेल्ड होती है, तो उसमें आपके 50% क्वेश्चंस रिमूव हो जाते हैं क्योंकि सिमिलर होते हैं, तो आपको वो वहाँ पे 50%। बाद में अगर आपको लगता है कि इससे भी कम हो सकते हैं, क्योंकि बाद में जब हमारी जितनी प्रैक्टिस होती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, हमें लगता है ये भी सिमिलर है, ये अगर ये वाला कर दिया ये वाला भी हो ही जाएगा, तो वो वैसे रिड्यूस हो जाता है। सेम क्वेश्चन एलिमिनेट करते जाओ, अलग अलग क्वेश्चन रखते जाओ ताकि आखिरी में उन्हें रिवाइज करें। यस सर। चलो प्रैक्टिकल में तो समझ में आया, थ्योरी में कैसे करोगे? थ्योरी में जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। बस थ्योरी में तो यही है। तो मतलब जस्ट टू कंटिन्यू द टॉपिक, थ्योरी में क्या होता है ना, बहुत सारे जैसे कीवर्ड्स होते हैं, तो डिड यू लाइक खुद से वो कीवर्ड्स लिख के याद किया था या पढ़ के याद किया था? क्योंकि जस्ट टू ऐड, लॉ थ्योरी है, ऑडिट थ्योरी है, एसएम थ्योरी है, आई थिंक टैक्स में भी थ्योरी है, जीएसटी मेजर पार्ट इज थ्योरी। तो थ्योरी को कैसे किया? थ्योरी को मैंने जैसे लॉ के भी 2 क्वेश्चंस दे ली फ्रॉम फर्स्ट रिवीजन, एंड ऑडिट के भी सेम। एसएम के मैं कम करता था पर उसकी भी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेता था टाइम टू टाइम जैसे मुझे नीड लगती थी। तो और जीएसटी की भी मैंने राइटिंग प्रैक्टिस, बाकी जीएसटी की तो जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों की बाद में जितनी मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की किसी भी सब्जेक्ट की नहीं, उसकी तो बाद में बहुत ही सेटबैक्स। तो अभी भी थोड़ा सा और क्लियरिटी, क्योंकि रिवीजन जब आपने कहा तो थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। रिवीजन मतलब हर बार लिख के किया या सिर्फ पढ़ के किया? नहीं, ऐसा होता था जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कई बार आपको ना अगर आपने एक रिवीजन किया है उसके बाद आपको पहले 2-3 रिवीजन आप अच्छे से कर लोगे, उसके बाद आपको ये भी लगने लग जाएगा ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा कि मुझे लिख के भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप तो आपको उसका भी ना थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप एक रिवीजन में अगर उसको नहीं लिख रहे तो अगली रिवीजन में उसको लिखो। मेरे पास ऐसे भी कई क्वेश्चंस थे कि मैं इसमें ये लिख लेता था, अगर मैंने 4th रिवीजन में ये मार्क किया तो 5th रिवीजन में अगला मार्क क्वेश्चन करना है, ऐसा भी था। और इवन कि अगर एक क्वेश्चन में मुझे लगता है सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट, मैं उसको ही अकेले को मार्क करूंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं मार्क किया, तो ऐसे टाइम काफी रिड्यूस हो जाता है। एक्सट्रीमली डेटा ड्रिवन बंदा है भाई। इट्स वेरी नाइस। मैं हमेशा यही बोलता हूँ व्हेनेवर आई टॉक अबाउट माय रिवीजन टेक्निक्स, तो मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि यार एग्जाम की तैयारी आप उससे 1.5 दिन पहले करते हो, एग्जाम से 1.5 दिन पहले की तैयारी आप Day 1 से कर रहे हो। सो दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज सेड कि जब
along with revising multiple times you have to select कि भाई आपको 1.5 दिन पहले क्या करना है, और ये सिर्फ आप ही सेलेक्ट कर सकते हो, ये कोई आपको टीचर नहीं कोई बता नहीं सकता। नहीं। ये कोई टीचर नहीं बता सकता। इन स्पाइट ऑफ दिस बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम से 1.5 दिन पहले एकदम पीछे पड़ जाते हैं, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे दो, कोई ABC टीचर नहीं दे analysis। सकता। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। 11-12 से बाहर आना पड़ेगा कि टीचर ने कुछ दिन Yeah. पहले बता दिया हाँ। ये कर लो और कर लो हो जाएगा। वो एक्चुअली क्या होता है ना, बिकॉज कोई चीज मेरे लिए डिफिकल्ट होगी, आपके लिए Correct. आसान होगी, कोई चीज Correct. किसी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगी, किसी दूसरे के लिए नहीं होगी। इंपॉर्टेंट इज अ वेरी रिलेटिव टर्म व्हेन इट कम्स टू सीए की पढ़ाई। Correct. और एक अंश, मुझे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है यार, डिस्ट्रैक्शंस। आज के टाइम पे इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आई वांट यू जस्ट टू एनलाइटन द स्टूडेंट्स कि आप कैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। ठीक है, मल्टीपल थिंग्स, सोशल मीडिया हो गया यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हाउ डिड यू रिमेन, आपका एक पॉइंट तो आई फोकस्ड, आप हाउ डिड यू रिमेन फोकस्ड, आपका वो आंसर तो मुझे पता है कि मेरा गोल ही बहुत बड़ा था, ठीक है, बट इसके अलावा भी, ठीक है, वो मन को कैसे आपने स्थिर रखा? मन डगमगा जाता मन है ना डगमगा कई जाता बार, है यार, गोल कई तो बार। सबका ही होता है। गोल सबका वही होता है, बट मन डगमगा जाता है। एक तो डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया में मैं एक्टिव ही नहीं था पिछले कुछ टाइम से, मतलब जो भी मेरी जर्नी थी 10 महीने की, उसमें मैं सोशल मीडिया पे डीएक्टिवेटेड था बिल्कुल। मेरे पास व्हाट्सएप टेलीग्राम ही चल रहे थे, उस पर भी मेनली मेरे वही होता था कि स्टडी रिलेटेड कंटेंट ही होता था। और बाकी अगर होता है कि फ्रेंड्स वगैरह भी मेरे वैसे तो ज़्यादा सीए कम्युनिटी वाले ही हैं, तो उनको भी मैं वैसे ही वही फ्रेंड्स ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि जो अपने गोल्स की तरफ फोकस हो, ये ना हो वो आपको भी डिस्ट्रैक्ट कर लें, Right. तो ये भी नहीं होना चाहिए। Very nice. और वैसे भी मैं जैसे नॉन सीए बैकग्राउंड से हूँ, तो पहले मेरे थे भी नहीं, अभी जैसे कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं, पर पहले इतने नहीं थे, तो मतलब मैं मोस्टली अकेले ही था, धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो वो भी हो जाता था। तो बाकी अगर कोई चीज़ आती थी उसको मैं मैनेज करता था कि उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। अचानक से कुछ दोस्तों ने बोला कि मूवी का प्लान बन रहा है, चल। वो नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या बोलते थे हाँ आप? यार, इवन उनको वैसे जो भी मेरे फ्रेंड्स वैसे थे, दोस्त ही नहीं थे। वो धीरे धीरे करके सीए के कारण कह लो या जैसे भी कह लो, तो मतलब धीरे धीरे कम हो ही गया कि उनको भी पता था ये नहीं आएगा ही नहीं। Right. बुलाना ही छोड़ दो। हाँ भाई, एकदम से आप प्लान बनाओगे, मैं अपना नहीं शेड्यूल खराब कर सकता। अगर पहले कोई प्लान होगा तो उसको लिए देख सकते हैं हम। राइट। यहाँ पर ये बहुत अच्छा काम किया यार कि ये ना इमोशन से फाइट करना बहुत True. इम्पोर्टेंट है, बहुत True. बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे छोटे। अच्छा ठीक है, अब हमने एग्जाम से 1.5 दिन पहले वाली भी बात कर ली। नाउ कम्स द मेन पार्ट, द एग्जाम डे। एग्जाम डे में क्वेश्चन पेपर आते हैं अनप्रिडिक्टेबल, कभी कोई पेपर टफ आ जाएगा, कभी कोई आसान आ जाएगा। इस बार टैक्स ने दिया था बहुत बड़ा झटका, ठीक है। अब जब कोई भी पेपर ऐसा झटका देता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू स्टे काम इन द पेपर। हाउ डिड यू मैनेज दैट? टैक्स के पेपर में मैंने पहले तो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, मेरी हमेशा से आदत थी कि मैं पहले डिस्क्रिप्टिव पोर्शन देखता था, एमसीक्यू क्वेश्चन शीट को खोलता ही नहीं था। तो पहले डिस्क्रिप्टिव देखा, मुझे लगा जीएसटी इजी है, तो जीएसटी भी इजी है, इनकम टैक्स भी इजी था, डिस्क्रिप्टिव तो दोनों इजी थे। तो मैंने पहले सेक्शन बी खत्म, मैंने कहा एक शीट कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि सेक्शन वाइज शीट आती है, तो सेक्शन बी मैंने स्टार्ट कर लिया जीएसटी। पर जीएसटी का थोड़ा लेंथी था क्योंकि उसमें काफ़ी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो वो थोड़ा लेंथी था, तो मेरा उसमें 1.5 आवर्स चले गए थे। तो उसके बाद मुझे लगा कि हो सकता है, क्योंकि ग्रुप 1 में 2 पेपर चले गए, एमसीक्यूज किसी में भी ट्रिकी नहीं आए, और इनकम टैक्स को मैं जैसे कहा सेटबैक मुझे इनकम टैक्स ने दिया था, तो मुझे था हो सकता है इसके एमसीक्यूज ट्रिकी आ जाएं। तो मैंने उसके बाद एमसीक्यूज क्वेश्चन शीट खोल ली, तो देखा पहले मैंने जीएसटी के सोल्व करने शुरू किए, वो तो हो ही गए ऑलमोस्ट, एक आधा कोई रह गया। तो उसके बाद जब इनकम टैक्स पे आए, वो उसने तो बस जैसे शुरू किया वहाँ पे अटक ही गए, बस समझ ही नहीं आ रहा कि आंसर आ रहा है तो गलत आ रहा है, सही नहीं आ रहा, मतलब या तो आ ही नहीं रहा, मैच ही नहीं हो रहा। तो मतलब उसके पहले तो एक टाइम लगाया, थोड़ा बहुत देखा कि क्या पता हो ही जाए, फिर जो भी मतलब 2 केस स्टडीज दोनों देखी, पर कुछ क्वेश्चंस हो गए, कुछ रह गए, तो देखा टाइम जा रहा है। फिर जब पता लगा आधा घंटा हो गया, एमसीक्यूज पे ही हो गए, फिर मैंने कहा अब लास्ट बार ट्राई कर ले, जो आंसर आता उसको मार्क करके आगे चल। तो फिर उसके बाद मैंने ऐसे किया, तो मेरे 4:10 हो गए थे तब मार्क करते करते। तो उसके बाद मेरे पास 50 मिनट्स बचे वो इनकम टैक्स का पोर्शन कंप्लीट करने के लिए। तो मतलब ये था कि टाइम तो पता लग गया कि बहुत ही कम रह गया, तो उसको कैसे मैनेज करना कि उसमें यही आता है, या तो आप पैनिक कर लो, क्योंकि एमसीक्यूज भी पता चल गया सही तो नहीं है सारे, तो मुझे कुछ तो है ही, मतलब तो वो भी है कि अपने एमसीक्यूज भी नहीं अच्छे हुए आज,
क्योंकि पहले 2 पेपर के तो अच्छे गए चले, तो ये भी हो गया। उसके बाद ये भी देखना, मैंने कहा अब एमसीक्यूज का तो हो गया जो होना था, क्योंकि मुझे ये पता लग गया एमसीक्यूज आए तो थोड़े हाई लेवल ही हैं, तो आए हैं तो सारों के लिए हाई लेवल है, मेरे अकेले के लिए तो नहीं है। वेरी गुड पॉइंट। तो फिर उसके बाद मैंने उसका छोड़ दिया, मैंने कहा अब इनकम टैक्स को कंप्लीट करना है 50 मिनट्स में, तो उसको कैसे करना है वो मेरी हेडेक है। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं उसको हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, जितनी एक्सप्लेनेशन मैं वैसे करूँ तो वो चीज़ एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होगा मेरा टाइमली, तो वैसे मैं कर पाऊँगा 25 मार्क्स का मैक्सिमम कंप्लीट। पर मैंने कहा मुझे करना है 35 का, इतनी 10 महीने इनकम टैक्स पड़ा, उसका अगर पूरा पेपर ही नहीं किया तो क्या फ़ायदा, क्योंकि एंड में बचना तो वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन, उसको इतनी प्रैक्टिस की उसका क्या फ़ायदा होगा फिर। तो फिर मैंने कहा ऐसे करता हूँ कि उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको कट शॉर्ट कर देता हूँ, टू द पॉइंट कर देता हूँ। इवन कि मैंने कुछ की तो सिर्फ सेक्शन नंबर लिख के इसके हिसाब से डिसअलाउड अलाउड ऐसा कर दिया, इसको लिखा नहीं, ये ऐसे ऐसे करके एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैंने सीधा लिख दिया। तो मैंने कहा इससे मेरा पेपर तो पूरा हो जाएगा, एग्जामिनर मार्क्स काटने होंगे तो वो उनकी है कि जो काट लेंगे, पर इतना तो नहीं होगा कि मेरे 10 मार्क्स ही कट जाएंगे, तो उसका मुझे थोड़ा एडिशनल बेनिफिट तो होगा ही। तो ये चीज़ थी, तो मैंने उसको ऐसे मैनेज किया, पर मेरा एंड तक फिर हो गया, इवन कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थोड़ा बहुत कोई मिस्टेक हुई होगी वो तो चलो हो ही जाती, वैसी हो जाती उसमें तो। बट मुझे भी एक चीज़ बताओ, देखो बहुत सारी सक्सेस की बात हुई कि आपने क्या क्या सही किया। टेल मी वन थिंग जो आपको लगता है यार वो आप कर सकते थे या आपने नहीं करी या आपसे चूक गई। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि एक होता है ना, बहुत बार ऐसा लगता है कि यार ये भी मतलब एग्जाम रिजल्ट देने के बाद, अभी तो देखो रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, सब भाड़ में रहे, लेकिन फिर भी एक वो मन में ऐसा कुछ है कि यार ये और करना चाहिए था या ये करने का सोचा था, पेपर में कुछ टाइम, कुछ मैनेजमेंट, कोई एक ऐसी गलती आपको लगता है कि आपने करी है? ऐसे तो मेरे कोई चीज़ लग नहीं रही इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट मुझे यही होता था कि टैक्स में पहले ही शुरू से अच्छे से पढ़ता तो शायद मेरा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट बन जाता टैक्स में। इतने मार्क्स आने के बाद भी आदमी को निकलता है ये थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा बन जाता, मैं उसके कारण थोड़ा इंटरेस्ट लैक हो गया टैक्स में, ये चीज़ हो गई। That's great यार। How was your overall journey with एकाग्रता as such? एकाग्रता के साथ मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, इवन की फाउंडेशन में और इंटर दोनों में ही, क्योंकि सारे टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव हैं। सारे टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि सर ने भी कहा, मैंने कभी सर को टेक्स्ट ही नहीं किया किसी डाउट के लिए, क्योंकि डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो मतलब अगर आपको, वैसे मेरा ये मानना है, अगर थोड़ा बहुत डाउट आता है तो आपको थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए, उसका आपको ही फायदा होगा, क्योंकि अगर आपको वो डाउट सोल्व करना आ गया तो आपको सारा कुछ सोल्व कर सकते हो इजीली। तो ये चीज़ है, जितनी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, क्योंकि एक टाइम पे आपका टाइम जाएगा, किसी छोटे से डाउट के लिए आपका आधा घंटा भी जा सकता है, पर वो फायदा बहुत करेगा जब आप खुद से उसको सोल्व करोगे। Absolutely. तो ये चीज़ है, मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही। So Ansh, what's next? What's next for Ansh? अब सीए फाइनल में भी एआर लानी है। नहीं, वो तो लानी ही है, वो तो गिवन है, वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो तो आएगी ही आएगी, वो तो मैं मान के चल रहा हूँ 3 साल बाद हम लोग फिर से यहाँ पर मिलेंगे। श्योर। आर्टिकलशिप के बारे में क्या सोचा है? आर्टिकलशिप मैं यही चाहता हूँ कि मैं अच्छी जगह से बिग फोर से करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस बहुत ही मैटर करता है हमारी आगे सीए जर्नी में भी। तो मेरा यही है कि आर्टिकलशिप अच्छी जगह से अपनी कंप्लीटली करूँ, ताकि मुझे भी अपना एक्सपीरियंस अच्छा मिले। तो मैं इसको यही चाहता हूँ कि मैं अपनी आर्टिकलशिप को पूरा अपना अच्छे ढंग से करूँ, कि कोई कमी ना रह जाए मेरी तरफ से आर्टिकलशिप में भी, और साथ ही मैं सीए फाइनल्स की प्रिपरेशन भी अच्छे से मैनेज कर लूँ उसके साथ। अमेजिंग अमेजिंग यार। जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन है अंश, मतलब पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, इस पूरी जर्नी में, मतलब व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट टू द स्टूडेंट्स अबाउट दैट? सर ये तो ये है कि पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है उसको आप कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स में। उनके सपोर्ट के बिना आप यहाँ तक जो भी हो कुछ नहीं बन सकते आप उनके बिना, तो उनको सबसे बड़ा थैंक यू जाता है। तो ये तो है कि पेरेंट्स के बिना आप कुछ नहीं हो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है यार, फिर आई थिंक हम लोग वाइंड अप करते हैं। सो यू हैव टू से समथिंग। नहीं यार, मतलब मैं जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, ये जो थॉट्स क्लियरिटी है ना, जस्ट कीप दिस गोइंग। लाइक मैं बताऊं, बहुत सारे सबको पता है कि इंटर डिफिकल्ट होगा, ही होगा, वो होगा, जमाने भर की बात है, लेकिन क्या होता है ना, लोग इसके ऊपर नेगेटिव रिएक्शन करते हैं कि मेरे से तो होगा ही नहीं, एक अटेम्प्ट लग गया, चलो लगता है कोई बात नहीं, वो गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये क्लैरिटी जो आपके अंदर अभी है यार, ये ना मतलब बहुत आगे लेके जाएगी। yes. बहुत, मतलब यू हैड अ ग्रेट फ्यूचर अहेड यार, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बिल्कुल सही कहा सर ने यार। ये जो क्लैरिटी है, ये जो प्रोएक्टिवनेस है, ये जो ट्रेट है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस को कभी मैं ऊपर आने ही नहीं दूंगा।
ठीक है, तो ये वाली चीज यार अपना आर्टिकलशिप में और फाइनल्स में भी मेंटेन करके चलोगे, डेफिनेटली फाइनल में AIR 1 है आपकी, ठीक है। Thank you. तो थैंक यू सो मच अंश फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड बीइंग विद अस एंड होपिंग टू सी यू सून इन द फ्यूचर एज वेल। Thank you. थैंक यू अंश। थैंक यू अंश। थैंक यू सर।